नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आरबीएससी 12th पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की जो बुक हमने प्रारंभ की थी, जिसके तहत हमने कल दूसरा पार्ट जो है जिसका नाम है शक्ति, सत्ता और वैधता, ये पार्ट हमने कल शुरू किया था। और इस पार्ट का पहला जो पार्ट है वो हमने कल पढ़ा था। आपने वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका भाग नंबर 2 देखेंगे और इससे पहले हमने पहला पार्ट भी पढ़ाया, आपने वो भी नहीं देखा, उसका भी आई बटन में लिंक मिलेगा। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आज हम देखो जो शक्ति के रूप है, काइंड्स ऑफ पावर, वो सबसे पहले पढ़ रहे हैं। राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत विस्तृत प्रयोग होता है, जिन्हें हम शक्ति के विविध आयाम कहते हैं। यानी राजनीति विज्ञान में जो है शक्ति का बहुत विस्तृत रूप से यानी बहुत विस्तार से प्रयोग होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, शक्ति के विविध आयाम। मोटे रूप में 3 तरह की शक्ति होती है, एक तो राजनीतिक शक्ति, एक आर्थिक शक्ति और एक है विचारधारात्मक शक्ति। यानी एक तो राजनीतिक है शक्ति है, एक आर्थिक शक्ति है और एक विचारधारात्मक यानी विचारधारा की जो है वो शक्ति होती है। तो सबसे पहले देखो राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है समाज के मूल्यवान संसाधनों जैसे पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड आदि का समाज के विभिन्न समूहों में आवंटन। यानी राजनीतिक तात्पर्य क्या है कि समाज के जो भी मूल्यवान साधन है, कौन कौन से, जैसे कोई पद है, प्रतिष्ठा है, कर है, पुरस्कार है, दंड है आदि का जो है समाज के अलग अलग समूहों में आवंटन यानी बंटवारा। सामान्यतः राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करते हैं। यानी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो पावर है, इसका तीन जो मेन अंग है वो काम करते हैं। व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, जिन्हें हम शक्ति के औपचारिक अंग कहते हैं। यानी ये क्या है, शक्ति के औपचारिक अंग है। इसके अलावा विभिन्न दबाव समूह है, राजनीतिक दल और प्रभावशाली व्यक्ति भी सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यानी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो सरकार पर दबाव डालते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, बहुत सारे प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, वो भी जो सार्वजनिक नीतियाँ इनको प्रभाव करने की क्षमता रखते हैं। अतः इन्हें भी हम शक्ति के क्या है, अनौपचारिक अंग कहते हैं। ये तो सारे क्या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का औपचारिक अंग, और जो दबाव समूह, राजनीतिक दल और प्रभावशाली व्यक्ति, ये क्या है, अनौपचारिक अंग हैं। दूसरी है आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व। यानी मतलब जो भी उत्पादन के साधन हैं, जो भी धन संपदा है, उस पर स्वामित्व है, यानी उस पर अधिकार। आर्थिक शक्ति अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। यानी जो आर्थिक शक्ति यानी इकोनॉमी पावर है, ये विभिन्न प्रकार से जो पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक शक्ति, इसको प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वे राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। यानी जो लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं ना, वे पॉलिटिकल रूप से भी संपन्न होते हैं। लेकिन आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंध किस तरह के हैं, यानी जो आर्थिक है और राजनीतिक है, इनके संबंध आपसे किस तरह हैं, इसके लिए उदारवाद और मार्क्सवाद में अंतर है। यानी जो उदारवादी हैं और जो मार्क्सवादी हैं उनमें अंतर है। उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं। यानी उदारवाद वाले कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो राजनीतिक शक्ति है इसको निर्धारित करने के समाज में अनेक तत्व होते हैं, जिनमें आपस में क्या होती है, आत्मनिर्भरता होती है। यानी आत्मनिर्भरता होती है। अकेला आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता। यानी अकेला आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं करता। दूसरी ओर जो मार्क्सवादी है वो कहते हैं कि सब तरह की शक्ति जो है वो आर्थिक शक्ति की नींव पर टिके होते हैं। यानी जो सारी जो जड़ है, जो हर चीज़ है, वो पैसे पर टिकी होती है। एवं आर्थिक शक्ति समाज में राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है। यानी जो इकोनॉमिक पावर है वो ही पॉलिटिकल पावर को निर्धारित करती है। यद्यपि पूर्व सोवियत संघ जैसे साम्यवादी राज्य में निजी संपत्ति और उत्पादन के स्वामित्व पर रोक के बावजूद राजनीतिक रूप से ताकतवर एक नया वर्ग अस्तित्व में बना रहा। यानी जो सोवियत संघ है वहाँ पर निजी संपत्ति और उत्पादन पर निजी स्वामित्व पर रोक थी, फिर भी राजनीतिक ताकतवर वर्ग बना रहा, जिससे स्पष्ट है कि मार्क्सवाद की जो ये धारणा है वो सत्य नहीं है। अगली है विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारा का अर्थ है विचारों को समझ जिसके आधार पर हम दृष्टिकोण विकास होता है। यानी विचारधारा का अर्थ क्या होता है, विचारों को समझ जिसके आधार पर हम दृष्टिकोण का विकास होता है। जैसे मतलब
बहुत सारे मतलब हम कहते हैं ये जो है राइटिस्ट है, ये लेफ्टिस्ट है, ये दक्षिणपंथी है, ये वामपंथी है, इस प्रकार के मतलब आइडियोलॉजी होती है। ये लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है, यानी विचारधारा होती है जो लोगों को सोचने और समझने के ढंग को प्रभावित करती है। यह विचारधारा किसी शासन व्यवस्था के लोगों को दृष्टि में उचित ठहराती है, यानी ये जो आइडियोलॉजी होती है वो किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है, इसीलिए उसे वैधता प्रदान यानी उसे वैधता प्रदान मिलती है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित है, यानी अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं और इन्हें उचित ठहराने के लिए जैसे उदारवाद है, साम्यवाद है, समाजवाद है, एकात्म है, मानववाद आदि विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है। लेकिन कोई विचार किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में ही जन्म लेते हैं, यानी जो विचारधारा है या विचार है वो कोई विशेष परिस्थिति में जन्म लेता है। कालांतर में परिस्थिति बदल जाती है, तर्क की दृष्टि से ये विचार पुराना पड़ जाता है, यानी कोई टाइम में कोई विचार होता है वो समाज की परिस्थिति वश पैदा होता है, उसके बाद जब समय बीतता है तो वो विचार जो है पुराना हो जाता है। परंतु कुछ लोग उस विचार को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है उसी विचारधारा को जो है बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उसके साथ उनके स्वार्थ जुड़े होते हैं, यानी उनके साथ क्या उनके जुड़े होते हैं स्वार्थ। ये वर्ग उसे बचाए रखने के लिए हिंसा का भी प्रयोग करते हैं, यानी ये जो वर्ग है वो उसे बचाए रखने के लिए हिंसा भी प्रयोग करते हैं। मार्क्सवाद और साम्यवाद के नाम पर पूर्व सोवियत संघ, कंबोडिया आदि देशों में हजारों लाख लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था, यानी जो मार्क्सवादी है या साम्यवादी विचारधारा है पूर्व सोवियत संघ या कंबोडिया में जो है हजारों लोगों को मौतों की घाट उतारा गया था। माओवादी चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर लाखों लोगों का सफाया कर दिया गया था, यानी लाखों लोगों को मारा गया था। भारत में माओवादी, नक्सलवादी इसी विचारधारा से प्रभावित होकर हिंसक कार्रवाई में जो है संलग्न रहते हैं। कई बार लोकतांत्रिक देश में कुछ लोग अपनी विचारधारा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हिंसा की कार्रवाई में जो है संलग्न हो जाते हैं, यानी अपनी विचारधारा के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। भारत के केरल राज्य में मार्क्सवादी कार्यकर्ता अपने वैचारिक विरोधियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाइयों में संलग्न है, यानी जो अपने विचारिक विरोधी है उनके प्रति जो है हिंसात्मक कार्य करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ए पावर। शक्ति की परंपरागत संकल्पना ऐसी क्षमता के रूप में की जाती है जिससे एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, यानी जो शक्ति संकल्पना है पुराने रूप में इस प्रकार की जाती है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष में अपना नियंत्रण स्थापित करता है। ऐसे में क्या समाज में ऐसे समूह की पहचान कर सकते हैं जो नियमित रूप से किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें हम जो है समाज में ऐसे समूह की पहचान कर सकते हैं जो नियमित रूप से किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस बारे में 4 सिद्धांत जो है महत्वपूर्ण है। पहला है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है जो कि मार्क्सवाद की देन है, यानी जो वर्ग प्रभुत्व है ये किसकी देन है? मार्क्सवाद की देन है, जिनकी मूल मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज 2 विरोधी वर्गों में बटा हुआ है, यानी मार्क्सवादी ने क्या कहा कि आर्थिक आधार पर समाज 2 भागों में बटा है, आर्थिक रूप से ताकतवर बुजुर्गा वर्ग तथा आर्थिक रूप से दुर्बल सर्वहारा वर्ग। यानी एक तो है आर्थिक रूप से ताकतवर जिसको कहा गया बुजुर्गा वर्ग और आर्थिक रूप से दुर्बल जो उसको कहा गया सर्वहारा वर्ग। इन दोनों विरोधी वर्गों के बीच समाज में निरंतर संघर्ष चलता है, यानी जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके बीच और आर्थिक रूप से मजबूत जो वर्ग है उनके बीच संघर्ष चलता है। अतः इनका मानना है कि अब तक का इतिहास वर्ग जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी इन दोनों के बीच वर्ग संघर्ष रहा है। मार्क्सवाद के अनुसार प्रत्येक वर्गीय समाज मूल शक्ति संरचना होता है, यानी कि उसने कहा कि प्रत्येक जो वर्ग है वही शक्ति की मूल संरचना होता है, जिसमें प्रभु वर्ग, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, नैतिकता एवं संस्कृति के हर स्तर पर ऐसा वर्चस्व जो है कायम रहता है जिससे पराधीन वर्ग अपनी स्वाभाविक नीति के रूप में आत्मसात कर लेते हैं। यानी जो पराधीन वर्ग उन्होंने माना है कि जो कमजोर वर्ग है वो अपने जो है स्वाभाविक नीति के रूप में इसे आत्मसात कर लेते हैं। अगला है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार समाज जो शक्ति है 2 वर्गों में बटी है। एक तो विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली हैं तथा सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है में बांटा जाता है, यानी इसमें 2 वर्ग बांट दिए गए। एक तो विशिष्ट वर्ग जो बहुत ताकतवर रहता है, एक सामान्य वर्ग जिसके ऊपर विशिष्ट वर्ग जो है शक्ति अपनी प्रयोग करता है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार यह वर्ग विभाजन केवल आर्थिक आधार पर नहीं होता है, इसके अनेक आधार है, जैसे कुशलता भी है, आनुवांशिकता भी है, संगठन क्षमता भी है, बुद्धिमत्ता है, प्रबंध क्षमता, नेतृत्व क्षमता आदि है। इन योग्यताओं के आधार पर प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रकार के शासन व्यवस्था में जो समाज का छोटा वर्ग है वो ऊपर के आता है जो भी शक्तिशाली होता है। सामान्य जन पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, जैसे देश के राजनेता है
प्रशासक हैं, उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं जो हमेशा शक्तिशाली मानते हैं। भले ही औपचारिक रूप से किसी भी दल की सरकार हो, इटली के विल्फ्रेड पेरेटो द माइंड एंड सोसाइटी, गितानो मोस्का द रूलिंग क्लास, जर्मनी के रॉबर्ट मिशेल्स पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तकों में इन सिद्धांतों की जो है व्याख्या की गई है। अगला है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक है। यानी नारीवादी समाज क्या मानता है कि जो समाज में जो सिद्धांत है वो पुरुष और महिला के आधार पर बांटा गया है। समाज की सारी शक्ति जो है पुरुष वर्ग के पास है, जो महिला के ऊपर जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। अतः इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए जो पुरुष के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते हैं। यानी ये जो है नारीवादी सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत। शक्ति विभाजन का चौथा सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत, जो उपरोक्त तीनों से अलग है। वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गवाद और नारीवाद ये दावा करते हैं कि शक्ति का प्रयोग जो है दो वर्गों में होता है, शक्तिहीन और शक्तिशाली। परंतु बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि समाज में सारी शक्तियाँ किसी एक वर्ग में हाथ में न होकर समूह में बटी होती है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूहों के बीच सतत सौदेबाजी भी चलती रहती है। अतः शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है। ये भारतीय अवधारणा है जो शोषण अथवा वर्ग संघर्ष पर आधारित न होकर उत्तरदायित्व आधारित है, जिसकी मान्यता शक्तिशाली होने का अर्थ है। सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बनाकर समृद्ध समाज की स्थापना पर जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसको इतने पढ़ेंगे। हमारे तो दूसरा चैप्टर है, इसमें शक्ति वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। कल जो है हम सत्ता वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे और उसके बाद जो वेदता है एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।